पहले हम देख रहे थे रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट भी 368 के तीन पार्ट, अमेंडमेंट के तीन पार्ट थे ना। एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक वो 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% प्रेजेंट, 50% टोटल प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक होता है 50% टोटल, 2/3 वो भी, और फिर एक्स्ट्रा एक कंडीशन कि 50% स्टेट को भी जाने, ऐसे सर्कल बनाने हैं। ये तो हो गया 50% मेजोरिटी सिंपल, ये पहली टाइप। दूसरी टाइप इसमें ऐड करो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तीसरी ऐड करो 50% स्टेट का भी होना चाहिए। तो तीसरी वाली इसमें दोनों इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। तो ये वाली इधर आएगी। तो इसको 2 और 3 जो है ये स्पेशल है, स्पेशल मेजोरिटी। 1 जो है वो सिंपल मेजोरिटी है। तो इसमें कौन स्टेट का इन्वॉल्व होगा थर्ड वाले में? कुछ ऐसी चीजें जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है। फेडरल नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल मतलब 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। तो जहां पे स्टेट की बात आएगी, स्टेट का कोई इश्यू होगा ना, स्टेट वहां बीच में आ जाएंगे कि सर हमारे लिए कुछ इश्यू है, तो हम तो बोलेंगे हमारा भी, हमसे भी पूछा जाए। तो थर्ड वाली जो स्पेशल मेजोरिटी, उसमें स्टेट भी बीच में आएंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड बात है। कितने करेंगे? 50% ऑफ द स्टेट है, ओनली हाफ ऑफ द स्टेट। ये सारे स्टेट में मेजोरिटी है। 50% स्टेट भी यस कर देते हैं तो पास हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें जीएसटी का दे चुका हूँ। देखो जीएसटी का मतलब क्या था, सारे टैक्स खत्म, सिर्फ जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसमें इन्वॉल्व थे सब स्टेट्स के टैक्स खत्म कर रहे हो तुम, तो उनसे पूछ के ही तो करोगे। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये था जिसमें स्टेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी समरी इन्होंने दी है। पूरा जो क्रक्स है मैटर का यही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ पे स्टेट से पूछना पड़ेगा, उनमें हम स्टेट से भी रेटिफाई कराते हैं। अब देखो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, स्पेशल मेजोरिटी, ये तो सेकंड टाइप आ गया ना। ये थर्ड वाला है, बड़ा वाला सर्कल जो मैंने बताया था, ये रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो जो बहुत बड़ी चीजें होंगी वो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट में आएगा। जैसे चेंज इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कोई चीज चेंज करो। यूनियन लिस्ट क्या होती है? स्टेट और सेंटर की जो पावर है वो डिवाइड होती है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। दोनों की कॉमन होती है कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेजिड्यूरी। तो यूनियन लिस्ट में चेंज कर रहे हो, इसका मतलब कि कुछ पावर ऐड ऐड या डिलीट करोगे। ऐड या डिलीट करोगे तो स्टेट में से कुछ पावर उठाओगे या इसमें से कुछ पावर उठाओगे, यानी स्टेट की पावर या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो स्टेट यहाँ बोलेगा कि हमसे भी पूछा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि सिचुएशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा है। तो इसमें वैसे ज्यादा लड़ाई नहीं होती है कि हम हमारा कुछ इशू नहीं। लेकिन स्टेट बाउंड्रीज कल हमने देखा था, सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें सिर्फ सेंटर ही कर देता है, स्टेट इतने पावरफुल नहीं है हमारा। इलेक्शन कमीशन का कुछ चेंज करना है, इसमें फिर आएगा ये। क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, मैंने बताया था, स्टेट के इलेक्शन जो होते हैं, बंगाल के इलेक्शन जो थे वो दिल्ली वाले इलेक्शन कमीशन ने कराए थे, ना कि कोलकाता वाले। तो यहाँ भी स्टेट बोलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सिंपल स्पेशल मेजोरिटी चल जाएगी, स्टेट से नहीं पूछना। ट्रिपल तलाक वाला जैसे इशू। सिटीजनशिप क्लॉज, सीएए जो अमेंडमेंट हुआ था, सिंपल मेजोरिटी। यूनियन के काम है जिसमें स्टेट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है ना, पैसे से रिलेटेड, या जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लोकसभा में कुछ चेंज करना है, या ये चेंज करना है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब स्टेट के बीच में आता है, तब स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। अब ये है कि हमने देखा था, अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने कल दिया था, उसके अंदर ऑप्शन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है ये क्या रिजिड है? तो आंसर उसका आएगा फ्लेक्सिबल भी है। एक यही रहेगी उसका करने की, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, दोनों है। ये कैसे हो सकता है? भैया ऐसे हो सकता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिला कि या तो तुम बहुत अमीर बन जाओ, और दूसरा ऑप्शन दिया कि या तुम बहुत खुश रहो। तो तुम क्या चूज करोगे, बताओ? तुम ये चूज करोगे ना, दोनों चीजें मिल जाए, एक चीज पे क्यों जाओगे? स्मार्ट मूव क्या होगा, ये दोनों चीजें मिले। तो इंडिया के पास ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रखना है या फ्लेक्सिबल रखना है। इंडिया बोले हम दोनों रखेंगे, बीच का पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो फ्लेक्सिबल है तो मतलब चेंज हो सकता है, अमेंड कर सकते हैं। अमेंड कर सकते हैं, तो कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 26 जनवरी 2019 तक
103 अमेंडमेंट हो चुके थे, अभी और भी हो चुके, अभी 105 हो चुके हैं, 2 और हो गए। सो अब देखो यार, सिर्फ 69 साल में 103 हो गए हैं, और हमने देखा था उधर उन्होंने 200 साल में सिर्फ कुछ 20-30 ही थे। तो इसका मतलब जो है इतने ज्यादा क्वाइट हाई नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा अमेंडमेंट क्या कर दिया इन्होंने। तो इसके अंदर है ना, इन्होंने एक ग्राफ दिखाया, नेक्स्ट पेज में अगर वो ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ से कुछ डेटा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट है, हर डेकेड, डेकेड होता है 10 साल, तो 10 साल के अमेंडमेंट की हिस्ट्री देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे 1951 से शुरू होकर ये 2018 तक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इन 2 साल में हुआ है, 71 टू 80 और 81 टू 90 वाले डेकेड में। क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे इंदिरा गांधी वाली गवर्नमेंट, इमरजेंसी लगा, 42nd अमेंडमेंट हुआ, बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत सारी चीजें। फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने 44th बनाया। तो ये जो इतने ज्यादा चेंज हुए, ये इसी डेकेड में हुए हैं, 71 80 में, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा अमेंडमेंट है। देख रहे हो 20 प्लस प्लस अमेंडमेंट यहाँ, यानी 20 20 40, लगभग मैं 20 से ऊपर ही ले लूँ इसको, 22 22, तो 44 हो गया, लगभग 50%, 40% अमेंडमेंट सिर्फ इन 20 सालों में हुए, आउट ऑफ 70 ईयर्स। तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरी चीज देखो, एट ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10, ये याद नहीं रखना, ये कोई याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट देखना लॉजिक। ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट, 10 अमेंडमेंट में कितने साल लगे? पहले 10 में लगे हमें 10 साल, अगले 20 में 5, अगले 100 में टोटल इतने। तो यानी शुरुआत के अमेंडमेंट में देखोगे तो बहुत कम टाइम लगा और बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो इस डेटा से कुछ कंक्लूजन्स निकाले उन्होंने, उन कंक्लूजन्स को देखना है, कंक्लूजन ही थोड़ा बहुत याद रखना है, ये ग्राफ ग्राफ याद नहीं करना। कि 1974 और 76 में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए, मैंने बताया ना, 75 में इमरजेंसी लगी, 76 में हट गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, फिर उसने फिर से अमेंडमेंट कैंसिल करने के लिए एक और अमेंडमेंट कर दिया, तो इस टाइम ज्यादा हुआ। दूसरा 2001 टू 2003, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, 1998 से 2003, तो यहाँ पे 10 अमेंडमेंट हुई, ये भी काफी ज्यादा है। इस टाइम पे क्या था, कांग्रेस की पार्टी थी 1974 में, उसके पास में बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी, 352 सीट्स। बीजेपी के पास आई गेस 303 है, मतलब उनसे भी बहुत ज्यादा, लगभग सारे स्टेट में कांग्रेस थी। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने काफी ज्यादा अमेंडमेंट कर पाए इजीली। अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो ये टाइम है 2001, इस टाइम पे क्या हुआ, कोalition थे, कोalition मतलब बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, बट बहुत सारे लोग जिनके साथ थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी ज्यादा अमेंडमेंट इशू किए। बस यहाँ पे जो है मेजर ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ही ज्यादा चेंज हुए हैं, यहीं पे ज्यादा हमारा अमेंडमेंट हुए, मेजोरिटी। तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हो गए हैं, कुछ भी लोग आके अमेंड कर रहे हैं। और ये जो है इसके अंदर ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बहुत ज्यादा हो गए, या कांग्रेस ने बहुत ज्यादा करे हैं, बीजेपी ने बहुत ज्यादा करे हैं, या किसी और पार्टी ने बहुत ज्यादा किए हैं। जब तुम ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिप है, बाकी कंटिन्यूअसली जो है हर साल में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट हो रहे हैं। हर 10 अमेंडमेंट में लगभग एक साथ टाइम लग रहा है, अगर एवरेज ले लोगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, थोड़ा सा नॉर्मल सा है। तो मतलब जो अमेंडमेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड है, कि सारी पार्टीज जो हैं वो मिलके कर रही हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना है इस चीज का कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो गई तो बहुत गलत हो गया, या फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे का वैसा ही है, अमेंडमेंट ऐसे क्या किए, उनके कंटेंट क्या थे वो हम देखेंगे। तो एक चीज है, सिंपल सा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अमेंडमेंट में, एक अमेंडमेंट उन्होंने किया कि हाई कोर्ट के जज जो हैं रिटायर होते थे पहले 60 पे, अभी 62 पे होंगे, ये 15th अमेंडमेंट में किया। 54th में क्या किया, सैलरी इंक्रीज करी। सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी इंक्रीज करने के लिए अमेंडमेंट लगता है? हाँ। क्यों? खुद सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, उसकी सैलरी तुम कम कर दोगे मान लो, और बहुत इजीली कम कर दोगे, तो कल को सिटिंग गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज उसके हिसाब से डिसीजन नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो कल को गवर्नमेंट उनकी सैलरी कम कर सकती है। तो फिर कल को जज जो है
उस पे डिसीजन देने से पहले बैक ऑफ द माइंड ये बात रहेगी उनके कि हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी। वो एम्प्लॉय थोड़ी ना है गवर्नमेंट के, वो जज हैं, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। उनकी सैलरी को चेंज करने के लिए भी अमेंडमेंट लग रहा है। ये चीज तुम देख सकते हो। और दूसरी चीज, इनकी सैलरी वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते कभी भी। गवर्नमेंट जज की सैलरी डिक्रीज नहीं कर सकती, इंक्रीज जरूर कर सकती है या फिर सेम रख सकती है, बट डिक्रीज करने की पावर नहीं है। ऐसे ही बहुत ज्यादा हमारे पास जो अमेंडमेंट होता है हर कुछ साल में, हर 10 साल में हमारा रिजर्वेशन एक्सपायर होता है, पता है तुम्हें? हमने जो शुरुआत में रिजर्वेशन दिया था ना सबको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, या SC ST वाला जो रिजर्वेशन है जो दलित को मिलता है, शुरुआत में बस 10 साल के लिए दिया था। तो 10 साल के बाद क्या हुआ, फिर से उसकी अमेंड कर दिया, रिचार्ज नहीं करते हम, तो इसको हर 10 साल बाद रिचार्ज कर देते हैं अगले 10 साल के लिए। और अगले 10 साल के लिए रिचार्ज करने के लिए अमेंडमेंट लगता है। ये वाले अमेंडमेंट भी काउंट हो रहे हैं, तो यानी हमारे पास 70 हो जो साल हो गए। तो अभी जैसे रिसेंट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो यही है, 10 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया 2031 तक। तो 2021 में एक्सपायर हो रहा था तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो 70 में से अगर हर 10 साल में हो रहा है तो 7 अमेंडमेंट तो यही हो गए। ऐसे अमेंडमेंट है ये, मतलब कंटेंट हम देख रहे हैं, उन कंटेंट में हमें पता चल रहा है। ये ऐसे टोटल अभी जैसे इसमें 6 काउंट कर रहा है ना, 6 अमेंडमेंट, अभी 2021 वाला तो लिया नहीं इन्होंने, 2021 में 7 हो गए हैं ऐसे टोटल। ऐसे कर करके ज्यादा हमारे पास में नंबर ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 7 अलग अलग है, 7 सेम ही चीज है। ऐसे ही प्रेसिडेंट का, मैंने एक अमेंडमेंट हुआ था, मैंने कल समझाया था तुम्हें कि PM के पास में ज्यादा पावर होती है या प्रेसिडेंट के पास में पहले ज्यादा पावर होती है। तो पहले ना पता नहीं था, इस चीज का ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब थे, वो बोले थे नहीं, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से साइन करेगा, उसकी मर्जी है। तो उसकी मर्जी क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ अकाउंट्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, बाद में आने वाले PM ने इसको अमेंड किया फिर इस आर्टिकल को, कि ऐसे तो फिर प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर क्लॉज डालो कि हम जो एडवाइस देंगे वो कंपलसरी होगी और वही माननी पड़ेगी। तो ये वाला आर्टिकल भी अमेंड हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये रूल बन गया कि भाई PM प्लस जो मिनिस्टर है मिलके जो रिटर्न में बोलेंगे वही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट, उससे पहले नहीं कर रहे। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना रेडिकल सा है। एक सेकेंड, अनुष्का का क्वेश्चन ये है कि राम रहीम को अभी 20 साल की सजा हो गई है, तो उन्हें 4 साल कहाँ हो गए हैं? 4 साल जेल में नहीं हुए उन्हें, अभी गए हैं वो जेल में, पिछले साल ही, पिछले से पिछले साल में 4 साल पूरे नहीं हुए। अगर वो मैंने कल बताया था ना, किसी प्रिजनर का अच्छा बिहेवियर होता है तो उसको जल्दी से छोड़ देते हैं, होता है रूल, छोड़ सकते हैं। तो बट वो कह रहे हैं कि फिर तो राम रहीम को सजा होगी 20 साल की, तो फिर उसको 4 साल पूरे हो गए तो छोड़ सकते हैं क्या? तो आंसर ये है कि अभी उसको 4 साल हुए नहीं है, कंटिन्यूस 4 साल हुए नहीं है। वो 4 साल भी फिक्स नहीं है, 4 साल, 5 साल, 6 साल कुछ भी हो सकता है। बट गुड बिहेवियर पे सजा भी कम होती है, उनको जल्दी भी छोड़ देते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट है, डिफिकल्ट क्यों है? उसकी लैंग्वेज तुम देखोगे बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं। तो कोई तो एक आदमी हमें चाहिएगा जो ये बताए कि क्या लिखा है। हर बार जो है हम पढ़ने बैठेंगे, जैसे तुषार जो तुम्हारे फादर की जो लाइब्रेरी है किताबों वाली, उसमें तुषार प्रेजेंट है ना? हाँ। तो फादर की जो लाइब्रेरी है उसमें जब तुम जाओगे, वो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो वकीलों के चैम्बर में होती हैं, उनको कभी खोल के पढ़ना, तुम नहीं समझ पाओगे क्या लिखा है। बहुत फैंसी लैंग्वेज होती है, जज जो होते हैं अपनी लैंग्वेज पे अलग ही लिखते हैं, एडवोकेट भी अलग ही लिखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी लैंग्वेज में है, तो इंटरप्रेट कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट है तो उसको इजीली कौन लिखेगा कि ये लिखा क्या है? तो ये जो काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जुडिशरी को, जज को दिया है, कि जज डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसे जब प्रेसिडेंट और इनकी लड़ाई हुई प्राइम मिनिस्टर की, पावर हमारे पास
कौन किस बेस पे साइन करूंगा, मैं खुद के मन से साइन करूंगा या तुमसे पूछ के करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 74 को ब्रेक डाउन किया, उस पर फिर लिखा डिटेल में कि क्या मतलब है, और फिर वो उन्होंने डिसाइड किया, फिर बाद में लोगों ने अमेंडमेंट भी कर दिया, उसको चेंज भी कर दिया। तो ऐसे ही कुछ भी जब इशू होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, तो पार्लियामेंट जो सॉरी कोर्ट है, जज जो है वो डिसाइड करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं, ये इशू है। सो ऐसे क्या क्या इशू आए थे। फंडामेंटल राइट हमने देखा था जो कंपलसरी मिल रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो मिलते नहीं है, इनके बीच में कई बार क्लैश हो जाता है। क्लैश क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट तो बोलता है राइट टू हमारे पास क्लीन एनवायरनमेंट है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है कि सबको मिलना चाहिए। तो कई बार इन दोनों में क्लैश होता है, कई बार लोग डीपीएसपी को लेके भी पहुंच जाते हैं, सर ये चीज भी होनी चाहिए। तो इस इन दोनों के बीच में जब भी क्लैश होगा, वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे रखी है जुडिशरी को भी, आप संभालो जो भी इनका केस है। ऐसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो बैन हो गया, उसमें भी कोई इश्यू था फंडामेंटल राइट के साथ में, वो भी जज डिसाइड करेंगे। ट्रिपल तलाक जो था वो भी जज डिसाइड करेंगे कि सही है गलत है। ऐसे ही पार्लियामेंट क्या क्या चीजें कर सकते हैं अमेंडमेंट में, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कल पढ़ाई थी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कल पार्लियामेंट ने ये बोल दिया था ना कि तुम अमेंडमेंट तो जज ने क्या बोला था कि अमेंडमेंट करने को तुम कुछ भी कर सकते हो, बट ये नहीं है कि तुम अपना कुछ भी बना लोगे, इंडिया का स्टेट रिलीजन बना दिया, खुद की पावर अनलिमिटेड कर दी, या खुद की अभी 5 साल में इलेक्शन होते तो चेंज करके ऐसे कर दिया 10 साल में इलेक्शन होंगे। ऐसे नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये किस केस में बना था, क्वेश्चन आएगा, पक्का याद रख लो। केशवानंद भारती, के भारती, केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपोर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस, भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस, भारती केस, ठीक है, हम नहीं भूलोगे अभी। उसने बनाया बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया 1970 टू 75 में, जैसे मैंने बताया था, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी, इमरजेंसी लगा दी, फिर इमरजेंसी के में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, फिर इमरजेंसी हटी, उनको चेंज करने के लिए फिर से बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। तो इन सब अमेंडमेंट की वजह से भी नंबर ज्यादा हो गया, बट इन रियलिटी कुछ नहीं है, कोई एक चीज बनाई, अभी वो चीज खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन उसको बनाने में अमेंडमेंट के नंबर काउंट हो रहे हैं, एंड करने में नंबर काउंट हो रहे हैं, अभी वो है भी नहीं, तो नंबर नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे जो अमेंडमेंट हुए थे, वो अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत लड़ाई करके हुआ, बहुत नॉर्मल हुए हैं, सब लोगों ने मिल के भी किया, सब लोगों ने बोला कि हाँ ये सही है, इस चीज में तो हम साथ हैं। ऐसे एक एंटी डिफेक्शन होता है 52nd अमेंडमेंट में, उसमें सब लोग साथ थे। एंटी डिफेक्शन मतलब ये होता है कि बीजेपी का जो, बीजेपी से मान लो, बीजेपी मान लो कांग्रेस से कोई एमएलए इलेक्ट हुआ है, ठीक है, कांग्रेस के टिकट पे उसने चुनाव जीता और एमएलए बन गया, तो कल को बीजेपी वाले बोले कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हें पैसे दे देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, गाड़ी दे देंगे, तो ये इधर नहीं जा सकता, इधर जाते ही फिर एमएलए नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाता है, डिस्qualify। ये है एंटी डिफेक्शन। इसमें तो सब पार्टियां एक दूसरे के साथ इसलिए थी कि अगर ये रूल नहीं बनाएंगे डिस्qualification का, फिर तो कोई किसी पार्टी में रहेगा ही नहीं। फिर तो तुम रात को ये सोच के सो कि हमारे पास बीजेपी की पावर है, सुबह उठ के मिल पता चलेगी कांग्रेस की पावर होगी, तो होता था पहले, इन्होंने फिर इसको चेंज किया। ये 52nd अमेंडमेंट था, फिर 91st भी इसी से रिलेटेड है, ये दोनों अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन के हैं। ये हो गया। ऐसे 61st अमेंडमेंट था, बहुत पॉपुलर है, इसमें क्या हुआ था, वोटिंग की एज कम कर दी थी, अभी 18 पे वोटिंग कर सकते हो, पहले 21 पे करते थे, इसको भी चेंज करने के लिए अमेंडमेंट लगा। 73rd और 74th तो याद ही हो गए होंगे, थर्ड लोकल गवर्नमेंट, ये पंचायत का है 73rd, और 74th है म्यूनिसिपैलिटी का, लोकल सिटीज की जो गवर्नमेंट होती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू वाले में डाले हुए हैं, एक बार उसके अंदर देख लोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। कुछ 5-6 ही अमेंडमेंट याद करने हैं, सारे अमेंडमेंट याद नहीं करने। 105 है, सिर्फ 5-6 याद करने हैं, तो जॉब इजी है तुम्हारा। जॉब डिफिकल्ट जब होता है तब 105 में से कुछ भी पूछ लेते हैं, बट 5-6 ही पूछते हैं। यूपीएससी भी कितना पूछती है, मैक्सिमम 10, 12, 15 से ज्यादा वो भी नहीं पूछते, तुम्हें उससे आधे करने हैं। ऐसे रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट देखे थे हमने उसके अलावा 1992 और 3 के अंदर काफी सारी चीजें पास हुई थी, 77, 81st, 82nd, वो तुम्हें इसमें इन्होंने खुद ही मेंशन नहीं किया, तो ये तो तुम्हें वैसे भी याद नहीं करना है।
बस ये एग्जाम्पल इनके हैं कि यहाँ पे किसी ने लड़ाई नहीं करी कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे। इस एंटी डिफेक्शन में सभी का फायदा था ना, किसी के जो भी पार्टी एमएलए हैं दूसरे पोचिन नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो ले गए इधर ले गए, तो सब लोग मान गए थे। कुछ अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी कब होती है? जब कुछ ना कुछ बहुत ही अलग कर दिया जो एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। 1970 टू 80 के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी हुई इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई वो हुई थी 1975 में, जब इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी का मतलब जो हमारे पास में ये रहा इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी का मतलब जो पार्टी है उसके पास सारी पावर आ गई, बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं है। वो इमरजेंसी का नाम ही इमरजेंसी का होता है, अब यूज करनी चाहिए, बट कोई इमरजेंसी थी नहीं, सिर्फ अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए उसका मिस यूज किया। तो तब यहाँ पे 3 अमेंडमेंट क्लियर हुए थे, 38, 39 और 42। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तुम्हें टिक करना है 42nd अमेंडमेंट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इतने ज्यादा अमेंडमेंट करती है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करते हैं 42nd में। 42nd अमेंडमेंट को इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इतने ज्यादा क्लॉज, इतना ज्यादा बड़ा है इसका डॉक्यूमेंट पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं। इससे दिक्कत हुई 42nd अमेंडमेंट से। क्या किया था? जैसे देखो मैं बता रहा था, लोकसभा का ना 5 साल में होते थे वो इलेक्शन। इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास कांग्रेस के एमपी हैं, वो 6 साल चलेंगे, 5 साल तक नहीं चलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी जो देखी थी हमने, वो भी इन्होंने ऐड करी 42nd में। 42nd ने ये भी बोला जज की पावर कम करो, जज कुछ ज्यादा ही पावर उनके पास, उनकी पावर भी कम करो। और प्रियम्बल को चेंज करो। प्रियम्बल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करी थी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए थे इस इन्होंने, ये भी इसके अंदर आ गए। और क्या चीजें ऐड करी इन्होंने, 42nd को ही देख रहे हैं हम। तो स्मार्ट ट्रिक क्या होगी, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना तो अच्छा एक मिनट, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना 42nd अमेंडमेंट के बारे में, या ऑप्शन में होता है 42nd, तो काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि वही वाला होगा। तो कुछ नहीं पता चल रहा है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है, बट 1/4 ही है। कुछ नहीं पता चल रहा है तो ऑलवेज लुक आउट कि 42nd ही हो सकता है। दूसरी चीज प्रियम्बल में चेंज किया, 7th शेड्यूल को चेंज किया। 7th शेड्यूल में क्या होता है, इनकी यूनियन की पावर है। 53 आर्टिकल्स जो हैं उनको चेंज कर दिया। 53, एक एक आर्टिकल का एक अमेंडमेंट होता है, इन्होंने 53 आर्टिकल्स को चेंज किया एक साथ। बहुत ज्यादा एमपी जो थे, जो दूसरी पार्टी के थे, उनको जेल में डाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी खुद सरदार बन गए थे इस टाइम पे, ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। सुब्रमण्यम स्वामी के भी, इनकी बहुत फोटोज हैं, सब लोग जेल गए थे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, 1975 में हुआ, 1977 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ तो लोगों को ये जो अमेंडमेंट हुए थे अच्छे नहीं लगे, तो कांग्रेस जो थी वो हार गई और नई गवर्नमेंट आ गई 77 में। 77 वाली गवर्नमेंट ने फिर 2 अमेंडमेंट किए जल्दी जल्दी 42nd को हटाने के लिए, 43 और 44, इनको सबको हटाओ, ये जो भी चीजें करी है वो चीजें रख ली, ऐसा नहीं कि सब चीजें हटा दी, कुछ चीजें रख ली। बट ये जो 2 अमेंडमेंट थे, इन्होंने इन 3 अमेंडमेंट को कैंसिल किया। अब देखो कोई चीज बनाई फिर उसको हटाया, 5 अमेंडमेंट तो इसी में लग, इस कंट्रोवर्सी को मिटाने में। इसलिए ज्यादा अमेंडमेंट के नंबर ज्यादा है, बट इन रियलिटी अमेंडमेंट है वो इतने ज्यादा नहीं है। फिर हमने एक चीज देखी थी, क्वेश्चन भी पक्का आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब से आया था, तो इसका नाम याद रखना पूरे, अगर पॉलिटिकल साइंस जब तक चलेगी, केशवानंद भारती है। इस केस की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर आया। क्यों आया? बिकॉज पहले पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर होती थी, कुछ भी अमेंडमेंट कर दो। देखा ना तुमने, उन्होंने अपनी खुद की टर्म बढ़ा ली। अब एक चीज सोचो, तुमने वोट दिया बीजेपी को, क्या सोच के दिया कि भाई आप जो है 5 साल पावर में रहोगे। 2019 से इलेक्शन में तो मैंने चूज किया, 2024 में फिर से इलेक्शन हो गया। मान लो बीजेपी अपना अमेंडमेंट करके बोले नहीं 2024 में नहीं, हम तो 34 में कराएंगे, 10 साल इंक्रीज करते हैं, 15 साल का हो गया, कर सकते हैं, मेजोरिटी है तो कर भी सकते हैं। इसलिए फिर बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि फिर तो तुम कुछ भी अमेंडमेंट कर लोगे, लाइफ टाइम पावर में रहोगे। नरेंद्र मोदी जब तक जी रहे हैं तब तक पीएम रहेंगे, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, फिर अमित शाह आ जाएंगे, फिर तो कंटिन्यूस चेंज चलेगी फिर तो।
लेकिन लोगों ने तो 5 साल के लिए था ना, आपने तो मिसयूज किया ना अपनी पावर का। तो फिर गवर्नमेंट ने इस केस के बाद में, सॉरी कोर्ट ने इस केस के बाद में लिमिट लगा दी कि आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यही है कि 5 साल होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में लिख एड ऑन कर दी कि उनको चेंज करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो ये चीज आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पार्लियामेंट है चेंज कर सकती है, लेकिन अगर चेंज जब करे, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर, चेंज कर तो लोगे, बट फिर इन द एंड हमारे पास एक बार फाइल भेज देना। जुडिशरी बोले हमारे पास एक बार फाइल भेज देना जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, हम उस पर आखिरी साइन करेंगे। फिर प्रेसिडेंट साइन कर रहा था ना लास्ट, बोले नहीं, अब हम एक बार डिसाइड करेंगे, फाइनल अथॉरिटी, हम एक बार बेसिक स्ट्रक्चर वाली लिस्ट से चेक कर लेंगे क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर रही है, फिर अप्रूव करेंगे, नहीं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखा था ना, जुडिशरी के पास पावर होती है कैंसिल करने की चीजें, तो वो कैंसिल कर सकते हैं इस बेसिस पे, बेसिस बना दिया बेसिक स्ट्रक्चर, इससे बाहर नहीं जाना। तुम ये मान लो ये बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा सर्कल है, ये इंडिया के अमेंडमेंट है, इसके अंदर आ गया तो अमेंड हो जाएगा, इसके बाहर अगर रहा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगा दी कि अपर लिमिट है, इससे बाहर नहीं जा सकता। केशवानंद रूलिंग का डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1973 में, 75 में इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट भी तभी हुआ था, और 73 में यहाँ। इसको अभी 4 डेकेड हो गए, 40 साल हो गए। और ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अभी सब गवर्नमेंट को पता है कि हम जो है अब चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, तो सब लोगों को अभी मानना पड़ता है ये। ऐसा नहीं है कि अभी मर्जी है कि नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी सब लोगों को पता चल गया है कि कुछ भी होगा तो चेंज हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अमेंडमेंट को कैंसिल भी किया है इस बेसिस पे कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया है। अब मुझे एक चीज बात बताओ, बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद में हमारे डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में आ गई है? इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, सुप्रीम कोर्ट का जज या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? बताओ। अनुष्का, बोलो। Yes. ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में बहुत ज्यादा पावर आ गई है कि कुछ भी पास कर रहे हैं तो फाइनल अथॉरिटी हम डिसाइड करने वाले हैं? हम लोगों को ये पता है इंडिया की नई पार्लियामेंट बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? नो सर। नहीं पता, नई पार्लियामेंट बन रही है इंडिया की। तो अभी कोविड के टाइम पे किसी ने बोल दिया, प्रेसिडेंट नहीं है दिव्यांग, अभी नई पार्लियामेंट बन रही है इंडिया की, तो उस पे किसी ने बोल दिया कि अभी ये जो है सर इसको बैन करो, कोविड के टाइम पे क्या नई पार्लियामेंट क्यों बना रहे हो, वैक्सीन बनाओ, पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? ये केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। और तुम मेरी बात मानो, पीएम चाहे कुछ भी कितने भी पावरफुल हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, बंद कर दो कंस्ट्रक्शन, प्राइम मिनिस्टर को बंद करना ही पड़ेगा। तो इन रियलिटी जो पावर है बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद में जुडिशरी के पास आ गई है। जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गई है, वो कुछ भी टॉपिक उठा के अभी अपने पास ले आते हैं कि इस ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो इतने ज्यादा एक्टिव जुडिशरी को कई बार बोलते भी हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया जुडिशरी अभी। इसलिए जब तुम्हारा चॉइस था कि हम जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं और हम जज बनना चाहते हैं, इसलिए मैं भी रिकमेंड कर रहा था कि जुडिशरी काफी अच्छा कैरियर है, यू विल रियली टेस्ट द पावर, बहुत पावर होती है जज के पास। दूसरी चीज इसके अंदर मैं कह रहा था कि इंडिया ने अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या आ गया है, एक तरफ देखो पहले क्लैरिटी नहीं थी, एक तरफ फ्लेक्सिबल था एक तरफ रिजिडिटी था। यहाँ पे इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिजिडिटी है। हमने कहा बैलेंस है, पर बैलेंस कैसे बना? बेसिक स्ट्रक्चर से। मतलब ये तो था सर्कल फ्लेक्सिबिलिटी का, ये सर्कल था रिजिडिटी का, तो ये जो कॉमन चीज है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कॉमन चीज क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप समझ में आ रहा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि क्या चीज नहीं हो सकती, इसको तो टच ही नहीं करना है। तो ये चीज है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अभी, रीजॉइन कर लो क्लास, देन वी विल कंटिन्यू। 1 मिनट, एक डाउट आ गया। हाँ रीजॉइन करना है, यस।